वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा सेकेंड लेक्चर है आज CUET जीके प्रोग्राम के अंदर। वेलकम यू ऑल। हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का जो संविधान है वो किस तरीके से और कब बनाया गया था। इसकी जो बैकग्राउंड है वो शुरू होती है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा, यानी कि 1946 से। वैसे तो भारत का संविधान जो है उसकी रूपरेखा बहुत पहले से ही अंग्रेजों के द्वारा रखी जा चुकी थी। 1892, 1909 का कानून, 1919 का कानून, ये सारे कानून आए। लेकिन इमीडिएटली पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनने के जो प्रोसेस जो था, इमीडिएटली पहले, उससे पहले क्या क्या हुआ था। जैसे कि 1942 में भी अंग्रेजों ने ये कोशिश करी थी कि वो भारत का संविधान बनाए, लेकिन इंडियंस को उनके बनाने का तरीका पसंद नहीं आया था। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने आखिरी स्टेजेस में थी और इंग्लैंड की हालत थोड़ी सी खराब हो चुकी थी और वहां पर जो मेन पॉलिटिकल पार्टी थी जो इंडिया को ज्यादा कंट्रोल करना चाहती थी वो डिफीट हो गई थी, तो उस समय में वहां पर जो नई पार्टी आई उसने इस प्रोसेस को शुरू किया कि किसी प्रकार से भारत को आजाद किया जाए, क्योंकि अब ब्रिटेन के लिए ये पॉसिबल नहीं रहा था कि वो भारत को कंट्रोल करके रखे। तो ऐसे में उन्होंने 3 अफसरों को भारत में भेजा। वो 3 अफसर भारत के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते थे और उनको ये कहा गया कि आपका जो उद्देश्य है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, वो है कि किस प्रकार से ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो भारत को की जा सके, यानी भारत की जो नई सरकार बनेगी उसको किस तरीके से आप ट्रांसफर ऑफ पावर करें और कैसे आप भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में हेल्प कर सकते हैं। वो जो 3 लोग थे उनके नाम थे लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे भारत के। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये 1942 में भी आए थे अंडर क्रिप्स मिशन। और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। इन तीनों को अगर हम मिलाएं तो इन तीनों की जो कमिटी थी उसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। ये 1946 के अंदर ये कमिटी भारत में आई थी। इन्होंने कुछ प्रपोजल्स दिए। इन्होंने कहा कि आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए। दुनिया भर में जहां पर भी संविधान बनाने की बात होगी, जब भी संविधान बनाया जाएगा, तो जिस एजेंसी का नाम सबसे आगे आता है वो होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी किसी देश का संविधान बनना हो तो जिस बॉडी को बनाया जाता है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाता है। तो उन्होंने कहा कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो एजेंसी निर्धारित की जाएगी उसको भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाएगा। और उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 389 मेंबर्स होंगे। 389 मेंबर्स की फिगर कहां से आती है? उन्होंने कहा कि ये लोग जो हैं इलेक्टेड भी होंगे और नॉमिनेटेड भी होंगे, और लगभग 10 लाख की पॉपुलेशन पर एक व्यक्ति को, एक नुमाइंदे को चुना जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। भारत की जो पॉपुलेशन थी उस टाइम पर लगभग 38-39 करोड़ के आसपास थी। तो वहां से 389 मेंबर्स जो हैं वो बनते हैं। ये जो मेंबर्स थे ये अलग अलग कम्युनिटीज से लिए गए थे। हिंदुओं से भी थे मेंबर्स, मुस्लिम से भी थे, सिखों से भी थे। इन सब कम्युनिटीज से उनकी पॉपुलेशन रेशो के हिसाब से इन मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लिया गया था। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो इलेक्टेड भी थी, नॉमिनेटेड भी थी। इलेक्शंस किए गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुनने के लिए कहां पर? जो ब्रिटेन के प्रोविंसेस थे हमारे हिंदुस्तान में उस समय, बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो ब्रिटेन के कंट्रोल में था और कुछ हिस्सा जो है वो प्रिंसली स्टेट्स के पास था। तो जो प्रिंसली स्टेट्स में राजा महाराजा और प्रिंसेस जो काम किया करते थे, जो राज किया करते थे, उन लोगों ने अपने अपने नुमाइंदे भेजे, उनको बोला गया नॉमिनेटेड। वो कौन थे? वो नॉमिनेटेड थे। और जहां पर अंग्रेजी हुकूमत काम करती थी वहां पर जिन लोगों को इलेक्शंस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा गया वो लोग थे इलेक्टेड। तो इस तरीके से भारत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद उसकी मीटिंग शुरू हुई और सबसे पहली मीटिंग जो है वो 1946 के दिसंबर में रखी गई थी। उस मीटिंग के अंदर 389 मेंबर्स थे। लेकिन बाद में जब ये डिसाइड हो गया कि भारत का पार्टीशन किया जाएगा, ये डिसीजन जो है फाइनल हुआ था 3 जून को। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने ये क्लियरली डिफाइन कर दिया था कि
पाकिस्तान अलग से एक देश बनेगा। और उसके बाद से क्या हुआ था कि पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके लोग अलग हो गए थे, उस एरियाज के लोग अलग चले गए थे, और केवल भारत के एरिया में पड़ने वाले लोग 299 लोग जो थे वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थे। अगर हम 389 मेंबर्स की बात करें तो 296 लोग ब्रिटिश प्रोविंसेस से आए थे और 93 लोग जो हैं वो प्रिंसली स्टेट से आए थे। 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की होती है। इस मीटिंग का कोई भी लीडर, कोई भी प्रेसिडेंट नहीं था। तब कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू ने सजेशन दिया कि सबसे बुजुर्ग, सबसे ओल्ड व्यक्ति जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको जो है टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया जाए और इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इलेक्शन करवाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट नियुक्त करिए। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया और परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में हमारे को मिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिए ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, लेकिन यहां मैटर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि ये किसके प्रेसिडेंट है, ये हैं प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई बार ये कंफ्यूजन हो सकती है आपको कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत का संविधान बनाया, और हम कई बार ये भी मानते हैं कि भारत का संविधान लिखने का श्रेय जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। तो हो सकता है कभी क्वेश्चन आए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था, तो आप उसमें मार्क कर दें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वो सही नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे कि बी आर अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो किस हिसाब से बनाया। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके प्रेसिडेंट परमानेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका इलेक्शन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। तो हम इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट के असेंबली के अंदर, तो पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर को और 11 दिसंबर को दूसरी मीटिंग हुई थी। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। आपको मालूम होगा कि 26 नवंबर जो है इसको हम आज भी कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। वी कॉल इट एज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। और एनफोर्समेंट जो है वो थी 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1930 को हमने सबसे पहला अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया था। हालांकि हम लोग उस टाइम तक आज़ाद नहीं हुए थे, लेकिन हमारे दिमाग में ये था कि हम अंग्रेजों से लड़ रहे हैं और हम अपने आप को आज़ाद मानते हैं। तो क्रांतिकारियों ने 26 जनवरी 1930 को सबसे पहला ऐलान किया था कि हम आज़ाद हो चुके हैं। ठीक है। इस दिन का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है आज़ादी की लड़ाई के अंदर। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद कहीं ऐसा ना हो कि इस दिन की इम्पोर्टेंस खत्म हो जाए, इसलिए उन्होंने 26 जनवरी 1950 के दिन को चुना ताकि 26 जनवरी का इम्पोर्टेंस बना रहे। और इस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। रिपब्लिक का मतलब होता है जब हेड ऑफ द स्टेट जो है, किसी कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट जो है वो बाय बर्थ नहीं बट बाय इलेक्शन डिसाइड किया जाता है। जब वो बाय इलेक्शंस डिसाइड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये कंट्री रिपब्लिक है। अगर हम और बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के की कमिटीज कौन सी थी, तो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी का क्या ऑब्जेक्टिव था कि वो ड्राफ्ट तैयार करे संविधान का, जिसको बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अप्रूव करवाया जाए। और उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसीलिए बी आर अम्बेडकर के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने भारत का संविधान लिखा, क्योंकि सबसे मेन कमिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली थी वो थी ड्राफ्टिंग कमिटी। उसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसलिए उनको ये श्रेय दिया जाता है। यूनियन पावर्स कमिटी के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। फंडामेंटल राइट्स कमेटी के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटीज के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज थी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट थी। हालांकि कमिटीज और भी बहुत सारी थी, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ये कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं मेरे हिसाब से। अगर हम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की बात करें कि कौन कौन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज रही हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अंदर, तो सबसे बड़ा नाम आता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। दूसरे नंबर पर नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तीसरे नंबर पर नाम आता है जवाहरलाल नेहरू का,
क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था जो 13 दिसंबर 1946 को दिया गया था। आज के टाइम में हमारा जो प्रियम्बल है, कुछ ना कुछ उसका अंश जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि हमारे संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, हमारा जो नया देश बनेगा वो कैसा बनेगा, स्टेट कैसी होगी, लोगों के साथ उसके रिलेशंस कैसे होंगे, कैसे राइट्स लोगों को मिलेंगे, ये सब चीजें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में दिखाई गई थी, बताई गई थी। तो नेहरू ने जैसा चाहा था संविधान को वैसा रूप उन्होंने बोला कि ऐसा दिया जाए, और बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने उसे वैसा रूप दिया, और बाद में उसको बोला गया कि ये हमारे देश का प्रियम्बल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करवाया भारत के अंदर, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज के वो हेड भी रहे। एच.सी. मुखर्जी जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट थे। के.एम. मुंशी ने एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड की, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के एक और बड़े प्रमुख मेंबर थे। ये बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म किया करते थे, और इनका सोचने का जो तरीका था, जो अंदाज था, वो बड़ा यूनिक था, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन इनका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहा है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। वो सबसे पहले प्रेसिडेंट बने थे, हालांकि वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, लेकिन सबसे पहले नाम उनका आया था। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, तो 9 दिसंबर 1946 की डेट सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली मीटिंग हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिए गए थे। ये रेजोल्यूशन किसने दिए थे? जवाहरलाल नेहरू ने। 22 जनवरी 1947 को हमारे जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो अडॉप्ट हुए थे। 22 जनवरी 1947 को ये हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट किया गया था। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो बनाई गई थी। 4 नवंबर 1947 को ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेजेंट किया गया था सबसे पहली बार। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसने सबसे पहला जो टेक्स्ट है वो बनाकर सबके सामने रखा, और 26 नवंबर 1949 के बाद, अब आप देखेंगे कि 4 नवंबर 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949, 2 साल क्या रहा, 2 साल उसके ऊपर बहुत भारी डिस्कशन हुई। इस डिस्कशन के अंदर एक पार्ट ये भी है कि एक बार ये पूरा संविधान लोगों के सामने रख दिया गया, हजारों सजेशंस जो हैं वो आई संविधान के बारे में, और करीब 2-2.5 हजार सजेशंस को उन्होंने पढ़कर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश भी की। तो इस तरीके से इतना समय लगा, यानी कि हमारा जो संविधान बनाया गया वो सबके सबसे पूछकर, सबको मिलाकर, सबको एक धारा में जोड़कर उस संविधान को हम लोगों ने बनाया। 24 जनवरी 1950 को जो था वो फाइनल सेशन था असेंबली का, और सारे मेंबर्स ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे मेंबर्स ने उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सिग्नेचर किए, और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रैक्टिस में आ गया, उसको अडॉप्ट कर लिया गया और वो लागू हो गया। इस दिन को हम लोग इसीलिए रिपब्लिक डे मनाते हैं। फीचर्स अगर हम बात करें ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के उस टाइम की, तो ये बहुत ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज्यादा ये प्रभावित है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमने यूएस से लिए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड से लिए हैं। फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में कैसे रिलेशनशिप रहेंगे, ये ज्यादातर हमने कनाडा से उठाया है। और जुडिशरी जो है हमारी इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल वैसे जैसे अमेरिका की जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। अगर हम लीगेसी की बात करें, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। ये समय कहां से कहां तक का है? 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक के बीच का जो समय है उसको हम लोग मानते हैं कि ये समय लगा भारत का संविधान बनाने में। और कितना खर्चा आया? लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे हमारा संविधान बनाने के लिए। और जब वो संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे और लगभग 8 शेड्यूल्स थे। लगभग नहीं, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। आज के टाइम में हमारे संविधान में लगभग 470 के आसपास आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। तो
ये पूरा प्रोसेस था कि हम लोगों का संविधान, भारत का संविधान किस प्रकार से तैयार हुआ। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत का संविधान दुनिया के सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक है। ये अपने आप में बहुत विचित्र है कि एक डेवलपिंग कंट्री, एक भारत जैसा डेवलपिंग कंट्री इतना सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन लेकर इतने सालों से चल रहा है। तो बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे फ्रीडम फाइटर्स का, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जिन्होंने हमें इतना बढ़िया संविधान लिख कर दिया। तो अगले वीडियो के अंदर हम बाकी के संविधान के बारे में, पूरे संविधान के बारे में और चर्चा करेंगे। अगर आपको कोई डिस्कशन या कोई क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।